हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गापाल मैम्स क्लास। आज इस क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9th क्षितिज भाग 1 से 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर। पूरा अभ्यास मैंने इस वीडियो में लिया है, क्लास में बने रहिएगा। बीच में से छोड़ कर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो वही क्वेश्चंस आपके स्किप हो जाएंगे जो हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो। इसलिए क्लास बंक भी नहीं करना और क्लास को बीच में छोड़ना भी नहीं। सभी लोग अपने अटेंडेंस लगा दो, जो भी आए हैं लाइक का बटन दबा करके आपकी अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं 2 बैलों की कथा। पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशुओं को रखा जाता था जो दूसरों के खेतों में घुस करके फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इसलिए कांजी हाउस के जो मालिक था उसका ये दायित्व था कि वह उन्हें उस जेल में सुरक्षित रखे और वहां से भागने ना दे। इसलिए हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी और ये देखने के लिए कि जो नया जानवर आया है क्या वो यहाँ मौजूद है और आज कितने जानवरों की नीलामी हो गई है, इस सब का हिसाब किताब रखने के लिए भी प्रतिदिन वहाँ पर हाजिरी लेनी जरूरी थी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। यहाँ बैलों की भी ये स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता था, मारता पीटता था और शाम को सूखा भूसा डाल देता था उनके सामने। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति लगभग एक जैसी ही है। इसलिए उसे बैलों के प्रति प्यार उमड़ आया और वो उन्हें प्रतिदिन एक एक रोटी खिलाने लगी। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधा इंसान जो होता है उसे ये दुनिया वाले या तो मूर्ख कहते हैं या फिर गधा कहते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जरूर करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। और समाज में जो सुखी संपन्न लोग हैं, जिनके पास सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उन्हें भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए, ना कि दूसरों का ही मुंह ताकते रहना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थात मूर्ख प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? देखिए, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उससे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया। रूढ़ हो गया मतलब बहुत लंबे समय से इसी अर्थ में ये जाना जाता है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं कहा है। लेखक को लगता है कि गधा मूर्ख नहीं है, बल्कि वो बहुत सीधा जानवर है और बहुत ज़्यादा सहनशील है। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर भी कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं, पर गधा ऐसा कभी नहीं करता। तो इन गुणों के कारण तो वो ऋषि मुनियों के बराबर है, ना कि वो गधा है यानी मूर्ख है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी आई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में बहुत गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों को जब गाड़ी में जोता जाता था तो वो कोशिश करते थे कि मेरे साथी पर ज़्यादा भार ना पड़े। दूसरा, जब हीरा और मोती शाम को घर आते थे वापस, तो वो नाद में एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ ही मुंह को बाहर निकाला करते थे। दूसरी घटना है कि गया ने हीरा के नाक पे डंडा मारा तो मोती से वो सहन नहीं हुआ। मोती ने क्या किया, हल, रस्सी, जुआ जोत सब लेकर के वो भाग गया। तीसरी घटना है, जब मटर के खेत में वो मटर खाकर दोनों मस्ती कर रहे थे तो अचानक से मोती को लगा कि हीरा को गुस्सा आ रहा है, तो मोती खुद ही पीछे हट गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। चौथी घटना, जब उनके सामने बहुत बड़ा सांड आकर खड़ा हो गया था तो उन्होंने एक योजना बनाई और योजना के तहत उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और सांड को चोटिल करके वहां से भगा दिया। इसी तरह से एक और घटना है कि जब मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया तो हीरा उसे छोड़ करके भागा नहीं, बल्कि वो भी मोती के साथ वहीं खड़ा रहा।
छठी घटना है कि कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली तो उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया और उसने बाड़े की दीवार को तोड़ करके हीरा का अधूरा काम भी पूरा किया और उसका साथ देने के लिए वो खुद भागा भी नहीं कांजी हाउस से। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी प्रेमचंद ने ये एक बात लिखी है तो इस बात के आधार पर आपको ये बताना है कि प्रेमचंद औरतों के बारे में क्या सोचते थे। तो इसका उत्तर है कि औरतों पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से ये पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का बहुत सम्मान करते थे। नारी के अलग अलग रिश्ते हैं हमारे समाज में, वो माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। वह त्याग, दया और ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में भी यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो वो अपने क्रोध से किसी की भी इज्जत को या फिर अपनी इज्जत को कम होने नहीं देती है, ना ही उसके सम्मान में कभी कोई कमी आती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाते हैं और वो इस पाठ में कहते हैं कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हमें नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना ही चाहिए। अगला प्रश्न जो आपके किताब में दिया हुआ है, 7वां प्रश्न, वो है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध को बहुत गहराई से दिखाया गया है। किसान पशुओं को घर के सदस्य की तरह प्यार करते रहें अगर, तो पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। जैसे झूरी का उदाहरण देके बताया गया है कि झूरी हीरा और मोती को बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने इतना सुंदर नाम भी उनका रखा हुआ था। वो उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा और मोती गया प्रसाद के घर से वापस आकर के अपने थान पर खड़े हो गए थे तो झूरी का मन खुशी से भर आया था और गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति को देख करके उनका अभिनंदन किया था, उनका स्वागत किया था। इसी से पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार अगर करें तो पशु भी अपने मालिक का बहुत आदर करते हैं और उन्हें कृषि में भी मुनाफा होता है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। आलोक का मतलब रोशनी में, मतलब इस कथन के आधार पर आपको बताना है कि मोती के स्वभाव में क्या विशेषताएं थी। तो मोती ने ये वाक्य कहा कि इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से ये पता चलता है कि मोती का जो स्वभाव है वो परोपकारी स्वभाव है, दूसरों का भला करने वाला। उसके मन में हमेशा ये भावना रहती है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए, बल्कि वो अपने मन में ही नहीं रखता, अपने व्यवहार से भी दिखाता है। उसने बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़ा और 9-10 जानवरों को वहाँ से भगा दिया ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन वो साथ ही साथ एक सच्चा मित्र भी है। अरे वो बाकी जानवरों को तो उसने भगा दिया लेकिन खुद वहीं पर खड़ा रहा क्योंकि उसका दोस्त हीरा वहाँ पर रस्सियों में बंधा हुआ था। हाँ, वो आशावादी भी है, वो पॉजिटिव थिंकर है क्योंकि उसने ये कहा कि इन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मेरा कुछ अच्छा ही होगा। प्रश्न नंबर 9 है कि इन 2 वाक्यों का आशय स्पष्ट करना है। पहला है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। देखिए, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। अक्सर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके आंखों ही आंखों में बातें भी किया करते थे। यहाँ तक कि मनुष्य अपने आप को सब प्राणियों में बहुत श्रेष्ठ मानता है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि बिना सामने वाले से बात किए हुए सामने वाले के मन की भावनाओं को मनुष्य समझ सके। अगला है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। गया उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा था, दिन भर उनसे काम कराता था लेकिन रात को उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा देता था। लेकिन गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी, वो रोज रात को उन्हें एक एक रोटी ला करके देती थी। बड़े प्रेम के साथ उनकी गर्दन सहलाते हुए उन्हें बड़े प्रेम से रोटी खिलाती थी। अब एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था क्योंकि वो बैल थे, लेकिन जो प्यार उस लड़की ने उनको दिया उस प्यार से उनका दिल जरूर तृप्त हो जाता था, भर जाता था। और उस रोटी को खाने के बाद उनका मन उस लड़की के लिए प्रेम अनुभव करने लगा और प्रसन्न हो गया। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण
खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। सही उत्तर बताइए। तो ये था कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि हीरा और मोती उसे बहुत परेशान कर रहे थे। पहले तो उसके साथ आए नहीं, फिर वापस भाग गए, फिर दोबारा वो गाड़ी में लेके आया तो गाड़ी उन्होंने गिरा डाली, इस तरह की, और खेत में जाके काम नहीं करते थे, तो उनके व्यवहार से वो बहुत दुखी था, इसलिए उन्हें सूखा भोजन देता था। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का। और रचना और अभिव्यक्ति में हमेशा ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो बच्चों को खुद अपने दिमाग से सोचकर करने होते हैं। इनका पाठ के अंदर जिक्र अक्सर नहीं के बराबर होता है इन प्रश्नों का। इसके उत्तर बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार देते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। पहला प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। देखिए, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वो हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ भी उठाते हैं। गया प्रसाद उनको ले जा रहा था तो उन्होंने गया प्रसाद का भी विरोध किया। कांजी हाउस में उन्हें बांध दिया गया तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। मटर के खेत में सांड उन्हें परेशान करने आया तो उन्होंने सांड को भी मारा। तो उन्होंने सभी जगह पर अन्याय का विरोध किया है, और जब जब उन्होंने इस अन्याय का विरोध किया है उन्हें बंधन में भी पड़ना पड़ा। उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधा गया, खाने को नहीं दिया गया। तो मेरे विचार से हीरा और मोती का ये कदम बिल्कुल ठीक था। अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो उनका शोषण और ज़्यादा हो सकता था। उन्होंने गिड़गिड़ाकर मन मार कर अपने मालिक की गुलामी अगर उन्होंने कबूल कर ली होती कि हम गुलामी करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें काम करना ही करना है, तो फिर वो अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर पाते। और विद्रोह प्रकट करने के लिए उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। जब भी उन्होंने विरोध किया तो जो भी उनका मालिक था उस समय, उसे पता चल गया कि इनको अगर ज़्यादा हमने दबाया या ज़्यादा मारा तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मार खाने के बदले में उन्होंने मालिक के मन में डर भी पैदा कर दिया था। और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाँ, हमें लगता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। हीरा और मोती ने अपनी गुलामी से आज़ादी पाने के लिए जिस तरह से अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहा, और मौत भी उनके नज़दीक आ गई, लेकिन वो बच निकले और लास्ट में वे अपने घर वापस आ गए। तो इससे ये संकेत मिलता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत कर रही है। हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ा कर गए, दोबारा गया के घर गए तो उन्हें अपमानित होना पड़ा और प्रताड़ित होना पड़ा और भूखा भी रहना पड़ा। वहाँ से वो भागे तो उन्हें सांड के रूप में एक मुसीबत मिल गई, और उसके बाद उन्हें कांजी हाउस में बंद होना पड़ा। फिर उन्हें कसाई के हाथों बिकना पड़ा, और इसके बाद भी इन सब से बचते बचाते वो किसी तरह साहस करते हुए झूरी के पास वापस आ गए। तो यही हमारी स्वतंत्रता संग्राम में भी हुआ था, हमारे आज़ादी की लड़ाई में भी यही सब कुछ हुआ था। हमारे वीर सैनिकों को भी इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, कष्ट सहने पड़े थे, कठिनाइयाँ सहनी पड़ी थी, और बार बार मौत के मुंह से बचते हुए जो निकल कर आए, और अंत में आज़ादी मिली हमें। तो बच्चों, ये था 2 बैलों की कथा का पूरा अभ्यास। उम्मीद करती हूँ आपको अभ्यास समझ में आ गया होगा, और सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस क्लास में बने रहे हैं तो आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद भी लिख सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से भी आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए बने रहें दुर्गा पाल मैम की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.